नमस्कार। हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास बड़े बड़े लोग बनाते हैं, है ना? लेकिन कई बार ना इतिहास की दिशा एक आम सा इंसान ही बदल देता है। आज हम आज़ादी की लड़ाई की एक ऐसी ही ज़मीन से जुड़ी कहानी सुनेंगे जहां एक जिद्दी किसान ने एक पूरे आंदोलन की आग लगा दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द खुद महात्मा गांधी के हैं। सोचिए, 1942 में उन्होंने लुईस फिशर को बताया था कि वो कौन सा मोमेंट था, वो टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने आखिरकार तय कर लिया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। और उस फैसले की शुरुआत वो हुई थी 1917 में। तो इस कहानी का जो हीरो है ना, वो शायद आपने इतिहास की किताबों में ज्यादा ना पढ़ा हो, लेकिन उनके बिना शायद आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा ही नहीं जाता। ओके, तो सीन है 1916 का। जगह है लखनऊ, जहां कांग्रेस का कन्वेंशन चल रहा है। यहां एक तरफ है राजकुमार शुक्ला, चंपारण से आए एक गरीब, कमजोर से दिखने वाले अनपढ़ किसान, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी, देश के एक बहुत बड़े जाने माने नेता। दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन शुक्ला जी भले ही अनपढ़ थे, उनके अंदर एक चीज थी, वो थी जिद, दृढ़ निश्चय। और उनकी जिद का लेवल देखिए। लखनऊ के बाद गांधी जी जहां भी गए, शुक्ला उनके पीछे पीछे गए। कानपुर, उनके आश्रम तक हफ्तों तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। बस एक ही बात कहते थे, डेट फिक्स कीजिए, आपको चंपारण आना होगा। और आखिर में उनकी इस लगन ने काम किया। गांधी जी को हार माननी पड़ी और उन्होंने कलकत्ता में मिलने का वादा कर लिया। पर आखिर ऐसी क्या मुसीबत थी चंपारण में जिसके लिए शुक्ला इतना परेशान थे? चलिए उस अन्याय को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, चंपारण के किसान शेयर क्रॉपर्स थे, यानी बटाईदार। मतलब जमीन थी अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स की और हमारे हिंदुस्तानी किसान उस पर खेती करते थे और बदले में फसल का एक बड़ा हिस्सा रेंट यानी लगान के तौर पर दे देते थे। अब इस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये नंबर -15%। एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर किसान को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील यानी इंडिगो उगाना ही पड़ता था। ये कंपलसरी था। और सबसे बड़ा न्याय तो ये था कि नील की जो पूरी की पूरी फसल होती थी ना, वो सारी की सारी उन अंग्रेज जमींदारों को लगान में देनी पड़ती थी। मतलब किसान मेहनत करे, फसल उगाए और उसके हाथ में क्या है? जीरो, कुछ भी नहीं। तो शुक्ला के साथ गांधी जी आखिरकार बिहार पहुंच गए, लेकिन वहां कदम रखते ही उनका सामना सीधा अंग्रेजी हुकूमत से हुआ। उन्हें रोकने की हर कोशिश की गई। पहले वहां के लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन ने कहा, आप बाहरी आदमी हैं, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। फिर ब्रिटिश कमिश्नर ने उन्हें सीधा सीधा धमकाया और कहा कि यहां से निकल जाओ। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट ने एक सरकारी नोटिस ही थमा दिया, चंपारण तुरंत छोड़ दो। और इस नोटिस के जवाब में गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने बस उस पर लिख दिया कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगा। एक सिंपल सा सेंटेंस, लेकिन ये आगे चलकर भारत में सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव बनने वाला था। अब सरकारी ऑर्डर ना मानने के लिए गांधी जी को कोर्ट में पेश होने का समन मिल गया और यहां से शुरू हुआ इस कहानी का क्लाइमैक्स। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक महात्मा हैं जो हमारी मदद करने आए हैं और अब वो सरकारी चक्कर में फंस गए हैं। बस फिर क्या था? हजारों किसान अपने आप मोतिहारी के कोर्ट हाउस के बाहर जमा हो गए। ये पहली बार था जब उन्होंने अंग्रेजों के डर को पीछे छोड़ दिया था। कोर्ट के अंदर गांधी जी ने जज से कहा कि मैं कर्तव्यों के संघर्ष में हूं। मैं एक तरफ कानून नहीं तोड़ना चाहता, पर दूसरी तरफ मेरा कर्तव्य मानवता और देश की सेवा करना भी है, और इसलिए मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी ही पड़ेगी। क्या जबरदस्त बात कही थी। उसके बाद गांधी जी ने वहां मौजूद सभी बड़े वकीलों से एक सीधा सा सवाल किया, ठीक है, मान लो मुझे जेल हो जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? घर चले जाएंगे? वकीलों ने आपस में बात की, सोचा, और फिर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, हम भी आपके पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये वो पल था जब उनकी लड़ाई सिर्फ एक केस नहीं रह गई, ये उनकी अपनी लड़ाई बन गई थी। एकता को देखकर सरकारी हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तुरंत ऑर्डर दिया कि केस वापस ले लो। सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो चुकी थी। मॉडर्न इंडिया में ये पहली जीत थी। लेकिन ये जीत सिर्फ कोर्ट केस जीतने तक नहीं थी। गांधी जी ने इस मौके का इस्तेमाल लोगों को आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए किया। तो जब पैसा वापस करने की बात आई तो गांधी जी ने 50% रिफंड मांगा। लैंडलॉर्ड्स ने 25% ऑफर किया, और सबसे सरप्राइजिंग बात, गांधी जी 25% पर ही मान गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था,
असली जीत इस बात में थी कि अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स पहली बार झुक रहे थे। पैसा और इज्जत दोनों लौटा रहे थे। उनके घमंड पर ही सबसे बड़ी चोट थी। और गांधी जी का काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि चंपारण के गांव में कितनी गरीबी और पिछड़ापन है, तो उन्होंने 6 गांव में स्कूल खुलवाए, लोगों को साफ सफाई के बारे में सिखाया और हेल्थ कंडीशंस को बेहतर करने के लिए एक डॉक्टर का भी इंतजाम किया। इसी दौरान उनके एक अंग्रेज दोस्त थे C.F. एंड्रूज। वो इन लोगों की मदद के लिए चंपारण में रुकना चाहते थे। सवाल ये था, क्या उन्हें रुकने देना चाहिए? इस बार गांधी जी ने सबको समझाया, ये लड़ाई जीतने के लिए आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, आपको खुद पर भरोसा करना होगा। अगर आप एक अंग्रेज का सहारा ढूंढेंगे तो ये आपके दिल की कमजोरी दिखाता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, ये इस पूरे आंदोलन का निचोड़ था। तो ये थी चंपारण की वो ऐतिहासिक कहानी। चलिए एक काम करते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक जिद्दी किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी को मनाते हैं। फिर गांधी जी चंपारण आकर अंग्रेजी ऑर्डर को डिसोबे करते हैं। हजारों किसान उनके सपोर्ट में आते हैं और केस ड्रॉप हो जाता है। लैंडलॉर्ड्स को पैसा वापस करना पड़ता है और सबसे आखिर में गांधी जी सबको आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। ओके, पहला सवाल, चंपारण से वो जिद्दी किसान कौन थे जिन्होंने ये सब शुरू किया था? याद है आपको? जी हाँ, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। अच्छा, अगला सवाल, मोतिहारी कोर्ट हाउस के बाहर किसानों ने अपने किस सबसे बड़े डर पर काबू पाया था? अंग्रेजों के डर को जीत लिया था। ये उनकी असली आजादी की पहली सीढ़ी थी। और आखिरी सवाल, इस पूरे चंपारण आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या था? सबसे बड़ा सबक था आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस, कि अपनी लड़ाई हमेशा खुद लड़नी चाहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।